हिंदू नववर्ष की और गुड़ी पड़वा की और नवरात्रि की आपको दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल मैं आज पूछना चाहूंगा, जब भारतीय संस्कृति पर हमला होता है तो आरोप किस पर लगता है? बॉलीवुड पर, आउटसाइडर्स पर या लिबरल्स पर? लेकिन जब उसी हमले में एक ऐसा नाम शामिल हो जो इन दिनों अपनी राष्ट्रवादी इमेज बनाने में लगा है, जो संघ के कार्यक्रमों में दिखता है, जो भारत माता की जय बोलकर फोटोग्राफ्स भी खिंचवाता है, तो अचानक सब चुप क्यों हो जाते हैं? ये सर के चुनर को लेकर यह सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, और मैं सवाल पूछ रहा हूं संजय दत्त से। आज हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को जो सर के चुनर को लेकर हुआ है, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर सही लोगों से सवाल उठाने से डरती क्यों है? यह है पूरा मामला। देखिए, कुछ दिनों पहले 15 मार्च 2026 को एक गाना रिलीज होता है जिसका टाइटल था सर के चुनर। फिल्म का नाम केडी द डेविल, कन्नड़ा फिल्म। डायरेक्टर हैं प्रेम। फिल्म में हैं ध्रुव सर्जा, संजय दत्त, नोरा फतेही, शिल्पा शेट्टी, विजय सेतुपति। यह गाना 5 भाषाओं में रिलीज होता है, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम। और इस गाने के रिलीज होते ही एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। गाने के हिंदी लिरिक्स इतने एक्सप्लिसिट थे कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाए। ये किसी फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग नहीं था दोस्तों, एक सीधा बेशरम गाना था। सोशल मीडिया पर इसके आते ही आग लग गई। अरमान मलिक ने ट्वीट किया, कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग हिट अ न्यू लो। कंगना रनौत ने संसद के बाहर कहा, बॉलीवुड ने हर सीमा पार कर ली है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने आधिकारिक बयान जारी किया। हरियाणा और कर्नाटका विमेंस कमीशन ने, महिला आयोग ने ऑब्जेक्शन उठाया इस पर। दिल्ली साइबर सेल में एफआईआर दर्ज होने की नौबत आ गई। डायरेक्टर प्रेम, कंपोजर अर्जुन जन्य और लिरिसिस्ट रकीब आलम के नाम पर एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया और अंततः 18 मार्च के दिन रिलीज होने के 3 दिनों के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में पब्लिकली कंफर्म किया कि गाने पर बैन लग गया है। आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, इट हैज टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। उन्होंने एक नाम नहीं लिया लेकिन इसमें संजय दत्त का, उस पर बाद में आएंगे। पहले बाकी किरदारों को समझते हैं। और हम आपको यह भी बता दें दोस्तों कि हम संजय दत्त पर बात क्यों कर रहे हैं कि वो इसमें एक बड़ा सितारा, एक बड़ा नाम है, काफी फैन फॉलोइंग है उनकी, उनके नाम पर फिल्में बिकती हैं। पहले हम चलिए इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं उनकी बात करते हैं। रकीब आलम, ये नाम याद रखिए, ये वही शख्स हैं जिन्होंने पुष्पा के हिंदी सॉन्ग्स लिखे, चिकरी चिकरी भी लिखा। उन्हें जब सर के चुनर का काम सौंपा गया तो पहले उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि ये लिरिक्स मैंने नहीं लिखे, डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ा में लिखे थे। मुझसे कहा शब्द दर शब्द आप बस ट्रांसलेशन कर दो। मैंने मना किया और कहा कि ऐसे सॉन्ग सेंसरशिप में नहीं टिकेंगे, लेकिन प्रेम ने कहा मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ये 3 शब्द बॉलीवुड की पूरी मानसिकता का निचोड़ है, मैं देख लूंगा। लिरिसिस्ट रकीब ने भी यही बताया कि डायरेक्टर ने कंट्रोवर्सी के बाद उनसे क्लीन वर्जन भी मांगा और फिर रकीब ने लिखा भी, लेकिन डायरेक्टर को वो नहीं चाहिए था। उन्हें पहले अंतरे में बोतल चाहिए थी और दूसरे में अचार। बोतल और अचार में वो अटके हुए हैं। सोचिए, एक फिल्म मेकर के पास नोरा फतेही जैसा टैलेंट है, संजय दत्त जैसा बड़ा नाम है और उसकी क्रिएटिव डिमांड है बोतल और अचार। रकीब ने एनएचआरसी और दिल्ली साइबर सेल में जो भी हुआ उसे देखकर कहा कि मुझे अब कोई 10 करोड़ रुपए भी दे तो मैं ऐसा गाना नहीं लिखूंगा। अच्छा, लेकिन एक सवाल है दोस्तों, पहले क्यों लिखा और जब मना किया था तो फिर बाद में हां क्यों कर दिया? क्योंकि बॉलीवुड का यही अनस्पोकन रूल है, पहले मना करो फिर हां कर दो और जब कंट्रोवर्सी हो तो हाथ झटक लो। अब बात करते हैं नोरा फतेही की। नोरा फतेही ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में 18 मार्च को आकर अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये गाना 3 साल पहले कन्नड़ा में शूट किया था। नोरा कहती हैं, जब मैंने गाना शूट किया मुझे नहीं पता था ये इतना वल्गर है, लेकिन जब हिंदी वर्जन सुना तो समझ आया ये बेहद इनएप्रोप्रिएट है। थोड़ा रुककर सुनते हैं क्या कह रही हैं नोरा फतेही। Hi guys, I just want to come on here. I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay, which is a part of a different industry called sandalwood, okay. And when I shot this song 3 years ago,
I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Laik Nahi Kal Naik Hoon Main, which is also a very iconic song. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals, they didn't take any permission from me. नोरा का कहना है कि हिंदी वर्जन के लिए कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि लॉन्च इवेंट पर एआई जनरेटेड फोटो देखकर उन्हें काफी नाराजगी हुई। उन्होंने डायरेक्टर को वार्न किया था कि इस पर काफी बैकलैश होगा। थोड़ा और सुनते हैं क्या कह रही हैं नोरा। When I was invited for the launch at the event, I sat there and I saw the Kannada version, which first of all I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos, and if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI, so I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. नोरा कहती हैं, I would hate for anyone to think I endorsed this. Thank you for the backlash. नोरा ने एक और जरूरी बात कही, उन्होंने मीडिया को डायरेक्ट किया। फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को अकाउंटेबल करो, सिर्फ आर्टिस्ट का नाम मत लो, हमारे पास पावर नहीं होती, हम तो नेपो किड्स नहीं हैं। ये बात सही है और ये बात इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एक सवाल यहां भी उठता है दोस्तों। नोरा ने खुद कहा कि मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि ये बड़ी फिल्म थी और संजय दत्त जैसे आइकन के साथ ये था, यानी इस नाम की चमक में आकर काम तो किया, बड़ा नाम संजय दत्त का। कन्नड़ा भाषा वो नहीं समझती थी तो मेकर्स पर उन्होंने भरोसा कर लिया। 3 साल पहले शूट था, हिंदी वर्जन भी रिलीज हुआ, प्रमोशनल इवेंट में गईं और वो लॉन्च इवेंट पर वहां बैठी जब कन्नड़ा वर्जन प्ले हो रहा था। तब क्यों नहीं रोका? तब क्यों नहीं कहा कि ये गाना मेरी इमेज के लिए सही नहीं है? नोरा की बात में सच्चाई है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से वो भी बच नहीं सकती। और फिर भी नोरा ने कम से कम कुछ तो कहा, थोड़ा तो उनको लगा कि हाँ उन्हें आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। यानी कोई तो एक शख्स है जिसने इस गाने पर कैमरा भी फेस किया और फिर तब भी कैमरा फेस किया जब उन्हें अपनी सफाई देनी थी या कुछ कहना था। लेकिन संजय दत्त से सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी सबसे गहरी चुप्पी है। नोरा ने बयान दिया, रकीब ने बयान दिया, कंगना ने भी बयान दिया, अरमान मलिक ने ट्वीट किया, सीबीएफसी ने स्टेटमेंट जारी किया, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बात की और संजय दत्त चुप हैं। एक शब्द भी नहीं, एक ट्वीट भी नहीं, एक वीडियो भी नहीं। ये चुप्पी एक्सीडेंटली नहीं है, ये शायद कोई स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ सालों में संजय दत्त की पब्लिक इमेज में एक बड़ा शिफ्ट आया है। वो जो कभी मुन्ना भाई थे वो अब अलग अलग नेशनल इवेंट्स में नजर आते हैं। कई बार वो संघ से जुड़े कार्यक्रमों में भी दिखे हैं, राष्ट्रवादी थीम्स वाली फिल्मों में भी दिखे हैं। उनकी पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी ने उन्हें एक तरह की अनऑफिशियल इम्यूनिटी दी है। जो लोग नोरा को ट्रोल कर रहे हैं वो संजय दत्त पर खामोश क्यों हैं? जो पॉलिटिकल नेता बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं उनके बयानों में संजय दत्त का नाम नहीं है। कंगना ने बॉलीवुड पर हमला किया, संजय दत्त का नाम नहीं लिया। ये सिलेक्टिव आउटरीच है और ये देश के दर्शकों के साथ एक तरह से धोखा भी है। सवाल ये है कि अगर गाना वल्गर है तो वो नोरा के लिए भी वल्गर है और संजय दत्त के लिए भी है। अगर ये इंडियन कल्चर पर हमला है तो दोनों ने किया, तो फिर एक पर ही सारा गुस्सा क्यों और दूसरे पर सारी चुप्पी क्यों? जवाब एक ही है, पावर का खेल है। नोरा फतेही खुद कह चुकी हैं, वी आर नॉट नेपो किड्स, वी डोंट कम विद सर्टेन पावर बिहाइंड अस। संजय दत्त के पीछे एक बड़ी ताकत है, बड़ा नाम है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, हर तरह का एक बड़ा शील्ड लेकर वो खड़े हैं और जब पावर होती है तो जवाबदेही नहीं होती। ये बॉलीवुड की नहीं, असल में पूरे समाज की बीमारी है। दोस्तों, यहां पर मैं ये साफ कर दूं कि अब तो जो होना है वो हो चुका है।
जो होना है वो हो चुका है, लोगों के सामने चीजें आ चुकी हैं। लेकिन यहां हमारा सवाल ये बनता है कि जिस तरह से पब्लिक ने रिएक्ट किया वो इसी तरह से रिएक्ट क्यों किया, और जो जवाबदेही आई वो उस तरह से क्यों नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं ये तो बॉलीवुड में हमेशा होता रहा है। डायरेक्टर प्रेम की पत्नी रक्षिता ने भी यही कहा कि जब चोली के पीछे गाना आया तो ठीक था, अब अचानक आउटरीच क्यों हो रहा है। ये एक वैलिड पॉइंट है और एक गलत तर्क भी है दोस्तों, क्योंकि गलती का इतिहास गलती को सही नहीं बनाता। हां, 1993 में चोली के पीछे पर विवाद हुआ था। शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, डीके बोस, लवली, ये सब कंट्रोवर्सीज से होकर गुजरे हैं, लेकिन इन गानों के लिरिक्स उन सबसे आगे निकल गए। यानी इस गाने के लिरिक्स इन सारे गानों से आगे निकल गए। ये डबल मीनिंग नहीं था, ये डायरेक्ट एक्सप्लिसिट सेक्सुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल था, और इससे भी बड़ी बात, इसे जानबूझकर किया गया। गीतकार ने खुद कहा, डायरेक्टर ने कहा कि हाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी होगा तो फिल्म हिट हो जाएगी। यानी ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी थी, मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच था। ये चीज नई है और ये डेंजरस है, क्योंकि अब इंडियन सिनेमा में एक फॉर्मूला बन रहा है, जितना ज्यादा विवाद उतनी ज्यादा पब्लिसिटी। और अगर हम हर बार रिएक्ट करते रहे तो हम उनके इस फॉर्मूला के पुर्जे बन जाते हैं। दोस्तों, इसे हमें होने से रोकना है। यानी कोई ये ना समझ ले कि हम कुछ एक ऐसा लिख देंगे, बोल देंगे या कह देंगे जिससे विवाद होगा और उसकी वजह से हम ज्यादा मेहनत करने से बच जाएंगे। हम कम मेहनत में अपने कंटेंट को हिट करा लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी अनजाने में क्रिएट हो तो समझ में आता है, लेकिन जानबूझकर हो तो। देखिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या यह सच में भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की साजिश है? जवाब है शायद नहीं, लेकिन इफेक्ट तो वही है। साजिश और लापरवाही दोनों का नतीजा एक जैसा हो सकता है। जब एक फिल्म मेकर जानबूझकर वल्गर कंटेंट बनाता है सिर्फ इसलिए कि फिल्म का प्रचार हो, जब एक बड़ा एक्टर, बड़ा स्टार पैसे के लिए अपना नाम किसी भी कंटेंट के साथ जोड़ने देता है, जब एक गीतकार जानता है कि गलत है फिर भी ट्रांसलेट कर देता है, जब एक एक्ट्रेस अनजान रहती है क्योंकि सुविधाजनक होता है अनजान रहना, तो यह सिस्टम मिलकर चाहे जानबूझकर हो या ना हो वही करता है जो एक साजिश करती है। चुनर भारतीय स्त्री की शालीनता का, उसकी गरिमा का प्रतीक रहा है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया, आपको याद होगा, ये चुनर जो है, ये जो गाना है, ये आत्मा का रूपक है। और आज उसी चुनर को एक डायरेक्टर ने बोतल और अचार के लिए सरका दिया। ये कल्चरल वेंडलिज्म है दोस्तों, चाहे इंटेंशनल हो या एक्सीडेंटल, और इसका जवाब होना चाहिए सिर्फ बैन से नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी तय करने से। डायरेक्टर प्रेम से, इसके प्रोड्यूसर से और उन सभी बड़े नामों से जिन्होंने अपनी इमेज और नाम देकर इसको अपनी एक तरह से लेजिटिमेसी दे दी। दोस्तों, यहां सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये हम सबके साथ हुआ मजाक है। जब गाना बैन हुआ तो सरकार ने क्रेडिट ले लिया कि देखिए हमने गाना रुकवा दिया है। जब गाना वायरल हुआ तो मेकर्स ने प्रॉफिट ले लिया कि देखिए हमारी पिक्चर का गाना चल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, गूगल में ट्रेंड कर रहा है। जब विवाद हुआ तो नोरा ने कहा मुझे पता ही नहीं था, रकीब ने कहा कि मैंने तो बस ट्रांसलेट किया, और सीबीएफसी ने कहा कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं, और संजय दत्त ने तो कुछ भी नहीं कहा। यानी जब जीत मिली तो सब आगे थे और जब जिम्मेदारी की बारी आई तो सब पीछे। दोस्तों, यही बॉलीवुड की असली बीमारी है। शेयर्ड क्रेडिट, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो हैं डायरेक्टर प्रेम, क्योंकि उन्होंने इस कहानी को गढ़ा, उन्होंने ये लिरिक्स लिखे, उन्होंने ट्रांसलेशन करवाई, उन्होंने कंट्रोवर्सी चाही। उनके बाद जिम्मेदार हैं वो सभी, चाहे वो संजय दत्त हों, नोरा फतेही हों, रकीब आलम हों, इसके कंपोजर हों, जिन्होंने ये कंटेंट स्क्रीन पर परफॉर्म किया, लेकर आए। और उसके बाद जिम्मेदार हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने बिना किसी चेक के इसे रिलीज किया। दोस्तों, क्या हम तैयार हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम भी इसमें शामिल हुए, हमने इस गाने को देखा, बढ़ाया। हालांकि देश की जनता ने सबसे अच्छा काम यह किया कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर आवाज उठाई, जिस वजह से गाना अब बैन हो चुका है और उम्मीद करते हैं ऐसा गाना फिर से नहीं बनेगा। सर के चुनर सर के गाना नहीं है, एक सिम्टम है, एक ऐसे उद्योग का सिम्टम है जहां आर्ट नहीं एल्गोरिदम चलता है, जहां रेपुटेशन नहीं रेवेन्यू चलता है, जहां अकाउंटेबिलिटी की आवाज पावर के सामने घुट जाती है। नोरा ने शायद सही कहा, फिल्म मेकर्स को अकाउंटेबल करो, लेकिन हम ये ही कहेंगे
कि सभी को अकाउंटेबल करो, चाहे वो नोरा हो, रकीब हो, डायरेक्टर प्रेम हो, या वो जो गाने में थे और अभी तक एक शब्द भी बोले नहीं है, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा बयान होती है और वो बयान सुनना हमारा हक है। अगर ये वीडियो आपको ज़रूरी लग रहा हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि संजय दत्त की चुप्पी पर आपका क्या कहना है, क्या उनकी चुप्पी सही है।